हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। पिछली क्लास में हमने इन्फ्लेशन शुरू किया था, हम उसी को कंटिन्यू रखेंगे। और लास्ट में हमने इन्फ्लेशन में पढ़ा था कि मुद्रास्फीति की गणना की पद्धतियां। भारत में एनएसओ मुद्रास्फीति की गणना के लिए प्रमुख 3 पद्धतियों का प्रयोग करता है। हमने पढ़ा था बिंदु दर बिंदु, औसत वार्षिक दर और आधार प्रभाव। बिंदु दर बिंदु में हमने जाना था कि जब किसी वर्ष के किसी माह की मुद्रास्फीति की गणना पिछले वर्ष के समान माह के साथ की जाती है तो उसे बिंदु दर बिंदु बोलते थे। बिंदु दर बिंदु मुद्रास्फीति बोलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट इन्फ्लेशन। और औसत वार्षिक दर में हमने देखा था कि कुल जो प्रत्येक माह की मुद्रास्फीति है उनका कुल योग करके हम जब 12 से डिवाइड करते हैं तो औसत वार्षिक दर निकलता है। और आधार प्रभाव में हमने देखा था हम एक बेस ईयर मानते हैं और बेस ईयर के सापेक्ष मुद्रास्फीति की गणना करते हैं। लेकिन हमने इसमें यह देखा था कि जो बेस ईयर है उसमें एक्चुअल मुद्रास्फीति की गणना नहीं होती, यानी आधार प्रभाव का इफेक्ट उसमें दिखाई देता है। आधार प्रभाव अगर ऐसा रहा कि उस वक्त बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति थी तो हम देखते हैं वर्तमान में मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाएगा। अगर बहुत कम था तो थोड़ा सा भी अगर वर्तमान में मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बहुत ज्यादा बढ़ा के, जिससे हाई बेस इफेक्ट और लो बेस इफेक्ट बोलते हैं ना। तो आज हम देखेंगे मूल्य सूचकांक। मूल्य सूचकांक, प्राइस इंडेक्स, ये क्या होता है? इसके माध्यम से हम पता लगाते हैं कि किसी अवधि में वस्तु एवं सेवा के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है। अर्थात मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर को निकालने में क्या करता है? हमारी सहायता करता है। अगर हमें मुद्रास्फीति की जो गणना हमने की है तो वो मुद्रास्फीति की दर कैसे निकलती है? ये मूल्य सूचकांक के द्वारा हम निकालते हैं। कैसे? देखो, जैसे हम जानते हैं कि एक चेन होती है, एक उत्पादन होता है यानी उत्पादक होता है, थोक विक्रेता होता है, एक रिटेलर होता है, उपभोक्ता होता है। तो हम मूल्य सूचकांक के द्वारा उत्पादन के स्तर पे, थोक विक्रेता के स्तर पे और उपभोक्ता के स्तर पे वस्तुओं के मूल्य में जो परिवर्तन होता है, उतार चढ़ाव जो होता है, उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके आधार पर हम मुद्रास्फीति दर की गणना करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मूल्य सूचकांक। मूल्य सूचकांक होता है वो वस्तु एवं सेवा के औसत मूल्य सूचकांक को बताता है। इसको कैसे निकालते हैं? हमारा जो वर्तमान वर्ष का मूल्य होता है उसमें आधार वर्ष के मूल्य को भाग दे देते हैं और 100 से गुणा कर देते हैं। अर्थात जब हम आधार वर्ष के मूल्य में आधार वर्ष के मूल्य की तुलना में वर्तमान वर्ष के मूल्य में जो वृद्धि हुई हो उसको प्रतिशत में निकालते हैं तो इसको बोलते हैं मूल्य सूचकांक। और हम इसकी गणना क्यों करते हैं? हमने बताया था मुद्रास्फीति दर को ज्ञात करने के लिए, किसी अवधि में वस्तु और सेवाओं में जो वृद्धि हुई है उसको जानने के लिए हम मूल्य सूचकांक का प्रयोग करते हैं, प्राइस इंडेक्स का। अब ये मूल्य सूचकांक भी कई प्रकार के होंगे। हमने बताया था एक चेन होती है, उत्पादन होता है, यानी उत्पादक वर्ग होता है, एक थोक विक्रेता होता है ना, एक रिटेलर होता है, उपभोक्ता होता है। तो हम इनके स्तर पर मूल्य की गणना करेंगे, यानी कैसे उत्पादन स्तर पर मूल्य में परिवर्तन होता है, कैसे उपभोक्ता के स्तर पर मूल्य में परिवर्तन होता है और कैसे थोक विक्रेता के स्तर पर होता है। ठीक है, इस प्रकार हम मूल्य सूचकांक को 2 भागों में बांटते हैं। 2 भागों में कैसे? पहला WPI और दूसरा CPI। WPI मतलब थोक मूल्य सूचकांक, होल सेल प्राइस इंडेक्स, एंड कंज्यूमर सेल प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब ये WPI क्या है? तो थोक मूल्य सूचकांक WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स वह होता है जब कोई थोक विक्रेता बाजार में वस्तुओं को क्या करता है? विक्रय करता है, बाजार में वस्तुओं को बेचता है। तो वस्तुओं को बेचने के कारण जो उसके मूल्य में उतार चढ़ाव होता है, जो परिवर्तन होता है, तो उसको जिस सूचकांक द्वारा नापा जाता है उसको बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक। क्या बोलते हैं? थोक मूल्य सूचकांक। और इसका ज्ञान हमें क्यों जरूरी है? ये उत्पादक वर्ग जो होता है, जो व्यापारी वर्ग होता है, उनको उनके वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में क्या करता है? मदद करता है। वही जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो क्या होता है? वह जब उपभोक्ता बाजार से वस्तु और सेवा को क्या करता है? क्रय करता है, सेवाओं को क्रय करता है यानी खरीदता है। तो उसके खरीदने के कारण, क्रय करने के कारण जो उसके मूल्य में उतार चढ़ाव होता है उसको जिस सूचकांक द्वारा मापा जाता है उसको बोलते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। और इसका अध्ययन क्यों जरूरी है? ये जो उपभोक्ता होते हैं उनको उनकी आय में सहायता करता है कि आय कैसे करना है, जीवन स्तर को सजाने संवारने में, बेहतर बनाने में उसकी मदद करता है CPI का अध्ययन। ठीक, तो हम थोक मूल्य सूचकांक के बारे में थोड़ा और जानते हैं। थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI की जो गणना होती है वो मासिक आधार पर होती है और इसकी गणना कौन करता है? NSO करता है। और NSO किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मॉस्पी मंत्रालय के अंतर्गत। और इसका विभाग क्या है? सांख्यिकी विभाग। और कार्यालय NSO। जब आप कोई चीज पढ़े ना, हमेशा ये चीजें पूछी जाती हैं। जब कोई चीज होती है ना तो उसका देखिए सबसे पहले क्या होता है? मंत्रालय, फिर मंत्रालय के अंतर्गत विभाग होता है, विभाग के अंतर्गत कार्यालय होता है। ठीक है, तो WPI की गणना मासिक आधार पर होती है, NSO करता है। और इसके जो आंकड़े हैं वो कौन जारी करता है? वो आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी होता है। और ये आर्थिक सलाहकार जो कार्यालय है, इसका मंत्रालय कौन है? इसका मंत्रालय है उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय। और ये किस विभाग में आता है? DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज इंटरनल ट्रेड। और कार्यालय आपको पता है आर्थिक सलाहकार कार्यालय। ठीक है, नेक्स्ट जो WPI है यानी थोक मूल्य सूचकांक है, इसका जो आधार वर्ष है वो क्या है? 11-12। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक में केवल वस्तुओं को शामिल किया गया है, यानी WPI में केवल वस्तुओं को शामिल किया गया है। और कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया है WPI में? WPI बास्केट में 697 वस्तुओं को शामिल किया गया है। और इन 697 वस्तुओं को, यानी इनमें शामिल वस्तुओं को, WPI बास्केट में शामिल वस्तुओं को हम प्रमुख 3 घटकों में बांट सकते हैं। पहला प्राथमिक वस्तु,
जिसमें खाद्य और गैर खाद्य दोनों होती हैं, दूसरा ईंधन और तीसरा विनिर्मित। ठीक है, तो हमने जो 3 घटकों में बांटा है, यानी एक प्राथमिक वस्तु, ईंधन और विनिर्मित। अगर इनमें जो शामिल वस्तुओं की संख्या और औसत भारांश देखें तो ऐसे होता है। देखो, जो प्राथमिक वस्तुएं हैं इनमें 117 वस्तुओं शामिल है, यानी इनमें वस्तुओं की संख्या कितनी है, 117, और इसका औसत भारांश कितना है, 22.62, 22.62%। आप 22 भी बोल सकते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 22। और भारांश हमने कैसे निकाला, हमने बताया था कि वर्तमान वर्ष का मूल बटे आधार वर्ष का मूल गुणे 100, है ना। तो लेकिन आप ऐसे नहीं निकालेंगे कि 697 टोटल वस्तुएं हैं, 117 का भाग देके 117 में 697 का भाग देके 100 का गुणा कर देंगे, निकल आएगा। नहीं, हर एक वस्तु का भारांश अलग अलग निकालेंगे, फिर उनको जोड़ के अलग से निकालना पड़ता है। कैलकुलेशन थोड़ा जटिल होती है, इसलिए आप डायरेक्ट इसके डाटा याद रखिए जो सरकार आपको जारी करती है। ठीक है, तो प्राथमिक वस्तुओं में जो वस्तुओं की संख्या है वो कितनी है, 117, जिनका औसत भारांश कितना है, 22.62, 22.62। ठीक है, ईंधन, इनमें वस्तुओं की संख्या कितनी है, 16, और इनका भारांश कितना है, 13.15, 13.15। ठीक है, वो मैंने 62 बोल दिया, पॉइंट के बाद के डिजिट को अलग अलग बोलते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। एंड विनिर्मित वस्तुओं की संख्या कितनी है, 564। ठीक है, इनका औसत भारांश कितना है, 64.23%, 64.23%। ठीक है, तो अगर वस्तुओं की संख्या के घटते बढ़ते क्रम या भारांश के घटते बढ़ते क्रम में कभी पूछे तो आप आराम से बता दीजिएगा। सबसे ज्यादा किस वस्तु की संख्या है, विनिर्मित, जिसमें कितनी है, 564, है ना। फिर उसके बाद प्राथमिक वस्तुएं जिनकी संख्या 117 है, और फिर ईंधन जिनकी संख्या कितनी है, 16 है। ठीक है, भारांश के क्रम में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा भारांश किसका है, विनिर्मित वस्तुओं का, जिनका कितना है, 64.23%। ठीक है, यानी 64 आप कह सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्राथमिक वस्तुओं का अप्रोक्सीमेट 22, और फिर ईंधन जिसका कितना है, 13। ठीक है, 2017 में WPI में कुछ विशेष परिवर्तन किए गए, जिसमें 3 बिंदु जोड़े गए, परिवर्तन करके 3 प्रमुख बिंदु जोड़े गए, 3 परिवर्तन किए गए। पहला, जो WPI है उसका आधार वर्ष जो कि हमारा कितना था, पहले 4-5 था, उसको 4-5 से बदलकर क्या किया गया, 11-12 किया गया। दूसरा, उसमें खाद्य मूल्य सूचकांक ऐड किया गया, फूड इंडेक्स ऐड किया गया, जिसका WPI में जो औसत भारांश है वो कितना है, 24% है। और तीसरा, हमने देखा कि इसमें पहले पूर्व में 676 वस्तुएं शामिल थी WPI में, जो बाद में कितनी की गई, 697। तो वर्तमान में WPI में कितनी वस्तुएं हैं, 697। हमने जो आपको डाटा बताया था ना कि 16 ईंधन, जो ईंधन की वस्तुएं उनकी संख्या 16 है, और जो विनिर्मित है उनकी 564 है, और प्राथमिक वस्तुएं 117। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 697 आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा कि कैसे WPI की गणना की जाती है, कैसे WPI निकालते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि CPI कैसे निकालते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में हम जानते हैं, इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, ISPT 2020 में WPI और CPI से संबंधित एक ऐसा प्रश्न था कि खाद्य वस्तुओं के मूल्य में उतार चढ़ाव से WPI की तुलना में CPI अधिक प्रभावी होता है। कैसे अधिक प्रभावी होता है, देखिए, CPI जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी जब उपभोक्ता बाजार से किसी वस्तु को क्रय करता है तो उसके मूल्य में जो परिवर्तन होता है, उतार चढ़ाव होता है, उसको जिस सूचकांक द्वारा नापते हैं, हमने बताया, उसको बोलते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की भी गणना मासिक आधार पर होती है, और इसकी गणनाकर्ता और जारीकर्ता दोनों कौन है, NSO है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जो प्राथमिक वस्तुएं हैं उनकी संख्या कितनी है, 46% है, अप्रोक्सीमेट 46%। अगर हम एग्जैक्ट निकालें तो 45.9 पॉइंट आता है। ठीक है, तो इनमें जो प्राथमिक वस्तुएं हैं, खाद्य वस्तुएं हैं, उनकी संख्या कितनी है, 46% है। इसमें प्राथमिक वस्तुएं कौन सी, खाद्य और पेय। ठीक है, और जबकि हमने देखा था कि WPI में जो प्राथमिक वस्तुएं हैं उनका भारांश कितना था, 22%, और CPI में खाद्य वस्तु या प्राथमिक वस्तुओं का भारांश कितना है, 46%। यही रीजन है कि WPI की तुलना में CPI अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्राथमिक वस्तुओं का भारांश सर्वाधिक है। ठीक है, तो CPI में जो शामिल जो सूचकांक हैं उनका भी हम अध्ययन अलग अलग करते हैं। CPI में भी कुछ सूचकांक शामिल हैं, जैसे CPI की जब हम गणना करते हैं रूरल एरिया के अकॉर्डिंग करते हैं, अर्बन एरियाज के अकॉर्डिंग करते हैं, यानी ग्रामीण आधार पर, शहरी आधार पर, ग्रामीण श्रमिकों के आधार पर, ग्रामीण कृषि श्रमिकों के आधार पर, औद्योगिक श्रमिकों के आधार पर। तो देखिए हम इसकी गणना कैसे करते हैं, यानी CPI में शामिल जो मूल्य सूचकांक हैं वो कैसे होते हैं। ये ISPT 2015 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि CPI में शामिल सूचकांक बताइए। ठीक है, तो CPI में शामिल जो सूचकांक हैं उनकी गणना देखिए कैसे होती है। पहले CPI RL लेते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, R मतलब रूरल, L मीन्स लेबर। ठीक है, उसको CPI कोष्टक में कर दीजिएगा RL, यानी CPI रूरल लेबर। ठीक है, ग्रामीण जो श्रमिक होते हैं उसके आधार पे। तो इसकी गणना कौन करता है, इसकी गणना NSO करता है, और इसका जो आधार वर्ष है वो 1986 और 87 है, और इसका जारी करता कौन है, श्रम ब्यूरो। ठीक है, दूसरा हम CPI AL की गणना करते हैं, एग्रीकल्चर लेबर। ठीक है, यानी कृषि श्रमिक जो होते हैं। आप जानते हैं कि श्रमिक और कृषि श्रमिक दोनों में अंतर है। कृषि श्रमिक मतलब जो कृषि से संलग्न है डायरेक्ट, और श्रमिक जो किसी भी फील्ड में काम करने वाले वर्कर हैं, मजदूर हैं। ठीक है, तो कृषि श्रमिक की बेस पे करते हैं। इसका भी गणना करता कौन है, NSO, और जारी करता कौन है, श्रम ब्यूरो, और आधार वर्ष 1986 और 87। ठीक है, तीसरा है CPI IW, इंडस्ट्रियल वर्कर। ठीक है, औद्योगिक श्रमिक जो होते हैं, इसका जो गणना करता है वो भी NSO है, लेकिन इसका जो आधार वर्ष है 2021 में बदल दिया गया, और इसका आधार वर्ष क्या हो गया है, 16। ठीक है, इसके जारी करता भी श्रम ब्यूरो है। तीसरा है CPI R+U, जो रूरल और अर्बन यानी ग्रामीण और शहरी दोनों को कंबाइंड अध्ययन करता है। ठीक है, इसकी गणना करता भी NSO है, और इसका जो आधार वर्ष है वो हमारा क्या है, 12 है,
और इसके जो जारी करता है वो कौन है? पहले सीएसओ था, जब तक सीएसओ का विलय एनएसओ में नहीं हुआ था, ठीक है। जब सीएसओ का विलय एनएसओ में हो गया तो जारी करता कौन हुआ? एनएसओ, ठीक है। अच्छा, 2008 से पहले यानी 2008 में सीपीआई यूएनएमई की गणना होती थी, 8 से पहले तक। 2008 में सीपीआई यूएनएमई को बंद कर दिया गया। सीपीआई यू मतलब अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, ठीक है, इसकी गणना होती थी 2008 से पहले, जो कि 2008 के बाद बंद हो गया, ठीक है। हमारा सीपीआई आर है, सीपीआई जो हमारा रूलर है, उसमें जो वस्तुओं की संख्या है वो कितनी वस्तुएं शामिल है? 448 वस्तुएं शामिल है। तथा सीपीआई यू है जो अर्बन है, उसमें 460 वस्तुएं शामिल है। तथा वर्ष 2015 में उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर हमारा सीपीआई आर प्लस यू की शुरुआत होती है, यानी ग्रामीण और अर्बन कंबाइंड मर्ज, ठीक है, जिसमें जो वस्तुएं हैं उनकी संख्या कितनी है? 299। अब 299 क्यों है? सीपीआई आर में तो 448 है, यू में तो 460 है, तो जब दोनों को ऐड किया गया तो 299 कैसे आया? यानी आर और यू, सीपीआई आर और यू में जो कॉमन वस्तुएं थी उनको शामिल किया गया सीपीआई आर प्लस यू में, ठीक है। किसकी सिफारिश पर? उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर वर्ष 2015 में। और हाँ, इससे रिलेटेड आईएसपीटी 2020 में प्रश्न आया था और यूपी पीसीएस पीटी 2021 में कि सीपीआई की हेडलाइन मुद्रास्फीति किसे कहा जाता है? तो सीपीआई आर प्लस यू को हेडलाइन मुद्रास्फीति कहा जाता है। अब क्यों इसे हेडलाइन मुद्रास्फीति कहा जाता है? क्योंकि जो आरबीआई है वो अपनी जो मौद्रिक नीति, हम आरबीआई की मौद्रिक नीति जानते हैं कौन सी है? संकुचित मौद्रिक नीति, विस्तारित मौद्रिक नीति, एक्सटेंशनरी, कंस्ट्रक्शनरी, जो उसकी मौद्रिक नीतियां हैं, वो अपनी मौद्रिक नीति को जो निर्धारण करती है वो उसकी जो गणना है 2015 के बाद से डब्ल्यूपीआई के स्थान पर सीपीआई आर प्लस यू के आधार पर करती है, ठीक है। वही सरकार अपने मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, इन्फ्लेशन टारगेट यानी आईटी का निर्धारण भी सीपीआई आर प्लस यू के आधार पर करती है, ठीक है। अच्छा, ये मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण क्या है? पहले थोड़ा इस टॉपिक को अभी कंटिन्यू करके अभी बताते हैं कि मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण क्या है, ठीक है। सीपीआई को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को ही रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं, खुदरा मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज की जितनी भी आयातित वस्तुएं होती हैं, आयातित वस्तुओं को हम सीपीआई में शामिल करते हैं, डब्ल्यूपीआई में या मुद्रा जीडीपी अवस्थिति में शामिल नहीं करते। जीडीपी डिफ्लेटर आप जानते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? यानी जो मौद्रिक जीडीपी होता है, जब उससे हम मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटा देते हैं, यानी जीडीपी डिफ्लेटर हम कैसे निकालते हैं? मौद्रिक जीडीपी बटे वास्तविक जीडीपी, ऐसे हम जीडीपी डिफ्लेटर निकालते थे ना। तो जब मौद्रिक जीडीपी से हम जीडीपी इन्फ्लेशन को हटा देते हैं तो उसे बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी अवस्थिति, ठीक है। तो जो आयातित वस्तुएं हैं, हमने क्या बोला, उनको सीपीआई में शामिल किया जाता है, उसको डब्ल्यूपीआई में या जीडीपी अवस्थिति में शामिल नहीं किया जाता। और क्या बोला हमने कि जो सीपीआई है उसी को रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं, खुदरा मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है। तो हमने डब्ल्यूपीआई और सीपीआई को समझा, ये क्या होता है, कैसे निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि पीपीआई क्या है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, उत्पादक मूल्य सूचकांक। ये क्या होता है? ये होता है जो उत्पादन के स्तर पर वस्तु और कीमतों को जब हम मापते हैं तो इसको बोलते हैं पीपीआई, ठीक है। यानी जब कोई उत्पादक वस्तु और सेवा को बाजार में विक्रय करता है तो उसके मूल्य को उत्पादक मूल्य बोलते हैं, और उस मूल्य में जो उतार चढ़ाव होता है उसको जिस सूचकांक द्वारा नापा जाता है उसको बोलते हैं उत्पादक मूल्य सूचकांक, पीपीआई, ठीक है। तो भारत में मुद्रास्फीति की गणना के लिए हम जानते हैं कि किन सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है? डब्ल्यूपीआई और सीपीआई। फिर पीपीआई की जरूरत क्यों पड़ी? आप जानते हैं कि डब्ल्यूपीआई में केवल वस्तुओं को शामिल किया गया है, जबकि सीपीआई में वस्तु और सेवाएं दोनों शामिल हैं। तथा डब्ल्यूपीआई की जो होती है, जो डब्ल्यूपीआई है वो जो थोक विक्रेता के दृष्टिकोण से डब्ल्यूपीआई का हम गणना करते हैं, डब्ल्यूपीआई की जो गणना होती है वो थोक विक्रेता की दृष्टि से होती है, जबकि पीपीआई की गणना उत्पादक की दृष्टि से होती है, ठीक है। जो फर्स्ट है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी दृष्टि से हम गणना कर रहे हैं वस्तु और सेवाओं का, ठीक है। वही सीपीआई और पीपीआई में फिर क्या अंतर हुआ? जो सीपीआई है, क्योंकि आप देखो सीपीआई में भी सेवाएं शामिल है ना, और पीपीआई में भी शामिल है, तो जो सीपीआई है उसकी जो गणना होती है वो बाजार मूल्य में होती है, जबकि पीपीआई की गणना कारक लागत में होती है। पीपीआई की गणना कारक लागत में होती है तथा इसे आधार मूल्य में जारी किया जाता है। आधार मूल्य आप जानते हैं, किसी भी चीज का जो आधार मूल्य होता है वो क्या होता है? हमारा उसमें कारक लागत ऐड होता है प्लस निवल उत्पादन कर, उत्पाद नहीं, अगर उत्पाद लग जाएगा तो सीपीआई, जीएसटी लग गया, उत्पाद कर लगने का मतलब उसमें जीएसटी ऐड हो गया, तो वो आधार मूल्य थोड़ी ना रहा, वो फिर बाजार मूल्य हो गया, ठीक है। तो ये अंतर है पीपीआई का सीपीआई और डब्ल्यूपीआई से, ठीक है। डब्ल्यूपीआई उपभोक्ता थोक विक्रेता की दृष्टि से हम इसका अध्ययन करते हैं, और पीपीआई का हम उत्पादक की दृष्टि से, वही सीपीआई का उपभोक्ता की दृष्टि से अध्ययन करते हैं। उपभोक्ता कोई भी हो सकता है, ठीक है, थोक विक्रेता भी हो सकता है और रिटेलर भी हो सकता है, ठीक है। और जो सीपीआई है उसकी गणना हम बाजार मूल्य में करते हैं और पीपीआई की गणना हम कारक लागत में, तथा इसको जारी करते हैं आधार मूल्य में, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, पीपीआई जो है इसको पूर्व फैक्ट्री प्राइस भी कहा जाता है, ठीक है, एक्स फैक्ट्री प्राइस भी कहा जाता है, ठीक है। तो पीआई में वस्तुओं को तो शामिल किया गया है, सेवाओं को नहीं शामिल किया। और आप जानते हैं कि भारत की जीडीपी में सर्विस सेक्टर का लगभग 55% योगदान है, ठीक है। यही रीजन है कि हमें पीपीआई की शुरुआत के लिए सिफारिश करनी पड़ी, और विश्व के जितने भी विकसित देश हैं, विश्व के अधिकतर देश पीपीआई का ही इस्तेमाल करते हैं, पीपीआई का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पीपीआई से संबंधित दो समितियों का गठन हुआ, एक 2016 में और 2022 में। 2016 में पीपीआई से संबंधित बीएन गोलदार समिति का गठन हुआ, और बीएन गोलदार समिति ने कुछ सुझाव दिए। वो सुझाव क्या थे? तो बीएन गोलदार ने जो सुझाव दिए, उन्होंने बोला कि पीपीआई
कि गणना के साथ साथ WPI की भी गणना होनी चाहिए, ठीक है, WPI की गणना बंद नहीं होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने सुझाव दिया कि WPI का जो आधार वर्ष है वही हमारा PPI का भी आधार वर्ष होना चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि जो PPI में जो सीमाएं शामिल हों उनके लिए अलग से तालिका बनाई जानी चाहिए, ठीक है। वर्ष 2022 में रमेश चंद्र की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ, ठीक है, 2 समितियां, गोलदार और रमेश, ठीक है। गोलदार समिति ने जो सुझाव दिया हमने बताया, पहला PPI के साथ WPI की भी गणना होनी चाहिए, आधार वर्ष PPI का वही होना चाहिए जो WPI का होना चाहिए, और तीसरा हमने जो बताया कि PPI में जो सेवाएं शामिल हो उनके लिए अलग से एक तालिका होनी चाहिए, ठीक है। जानते हैं हमने एक टर्म यूज किया था कि जो CPI R+U है ना, RBI इसमें अपनी मौद्रिक नीति का निर्माण करने में इसका प्रयोग करती है, और सरकार जो है वो मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण में, तो मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण क्या है? इन्फ्लेशन टारगेट। मुद्रास्फीति तो हम जानते हैं कि जब निश्चित वस्तु और सेवाओं के मूल्य में क्रमिक वृद्धि होती है जिससे मुद्रा के मूल्य में क्या होती है? कमी आती है, मुद्रा के मूल्य में कमी आती है वस्तु और सेवा के सापेक्ष, ठीक है। तो ये हमारा मुद्रास्फीति हो गया। तो इसको जो टारगेट करना, इसको लक्षित करना, कि इसकी सीमा तय करना कि भाई इससे ज्यादा ना हो, इससे कम ना हो, ठीक है। तो ये मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्थिर मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इन्फ्लेशन टारगेट, ठीक है। स्ट्रिक्ट इन्फ्लेशन टारगेट में क्या होता है कि हम मुद्रास्फीति की एक निश्चित एक स्थिर सीमा बना देते हैं कि भाई इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं स्थिर मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण। और एक होता है फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट, ठीक है। इसको हिंदी में बोल सकते हैं लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण। ये क्या होता है कि हम एक सीमा निर्धारित कर देते हैं, एक ऊपरी सीमा और एक निचली सीमा, कि भाई इससे ऊपर नहीं होना चाहिए मुद्रास्फीति और इससे कम भी नहीं होना चाहिए मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति नुकसानदायक नहीं होती। हमने एक सामान्य सा सिद्धांत आप अपने आम जीवन पढ़ते हैं कि अति सर्वथा वर्जित, किसी भी चीज की अति हमेशा खतरनाक होती है ना। तो मुद्रास्फीति के सापेक्ष भी यही है, अगर ज्यादा मुद्रास्फीति है तो वो नुकसानदायक है, अगर कम है तो भी वो नुकसानदायक है, ठीक है। तो मुद्रास्फीति का होना अच्छा है, लेकिन सामान्य मुद्रास्फीति होनी चाहिए, उच्च या निम्न नहीं, ठीक है। तो स्थिर मुद्रास्फीति क्या है? जब एक फिक्स होता है कि भाई इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी ये स्थिर मुद्रास्फीति, जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रिक्ट इन्फ्लेशन टारगेट। और एक होती है फ्लेक्सिबल, लचीली, कि एक ऊपरी सीमा तय कर दी जाती है, एक निचली सीमा, ठीक है। जैसे भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का टारगेट क्या है? 4 ± 2%। 4 ± 2 मतलब 4 में एक बार 2 को जोड़ो तो कितना आएगा? 6, और 4 में 2 को घटा दो तो कितना आएगा? 2। यानी अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए? 6% और निम्नतम सीमा 2%, ठीक है। ये भारत में, और भारत ने किसको अपनाया है? फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट को, लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को, ठीक है। तो ये मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण क्या है? मुद्रास्फीति हम जान गए, उसके प्रकार जान गए। तो अब ये मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण है क्या? IT इन्फ्लेशन टारगेट मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, ये क्या है? वर्ष 2015 से पहले क्या होता था कि सरकार और RBI दोनों ही मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अपने अपने तरीके का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। जैसे RBI अपनी मौद्रिक नीतियों का इस्तेमाल करती थी, मौद्रिक नीतियां विस्तारित और संकुचित, और वहीं सरकार अपनी राजकोषीय नीति के तहत प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी और काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करती थी। लेकिन वर्ष 2015 में RBI और सरकार ने समझौता किया कि नहीं भाई ऐसे तो नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कोई भी चीज का अगर एक प्रतिनिधित्व कर रहा है, एक लीडर होता है, तो वो चीज ज्यादा अच्छे से मैनेज होती है, पता चलता था कौन क्या निर्णय लेने वाला है ना, कोई कुछ भी निर्णय ले रहा है। तो सरकार ने और RBI ने एक समझौता किया 2015 में, जिसका नाम था MPFA, मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, ठीक है। अब मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में क्या किया गया के तहत RBI अधिनियम 1934 में 2 धाराएं जोड़ी गई, एक 45ZA और एक 45ZB, 45ZA 45ZB। तो 45ZA में कहा गया कि भाई मुद्रास्फीति को लक्ष्यीकृत करने के लिए कुछ नियम बनाए गए, ठीक है, कि मुद्रास्फीति लक्ष्यीकृत कैसे किया जाएगा, मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित किया जाएगा, ठीक है, 45ZA के तहत। और 45ZB में मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया। अब हम दोनों को पढ़ते हैं कि आखिर 45ZA में जो मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का जो लक्ष्य है वो क्या है, और 45ZB जो मौद्रिक नीति समिति है, MPC मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी, ये क्या है? मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तहत जो RBI अधिनियम 1934 में जो धारा 45ZA जोड़ा गया, उसमें ये बात तय हुई कि भाई देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करेगा? RBI करेगा, ठीक है। RBI ये सुनिश्चित करे कि देश में मुद्रास्फीति जो है वो मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की जो दर है उसमें बना रहे। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की जो दर क्या है वो वर्तमान में कितनी है? 4 ± 2, यानी 4 में जब आप 2 जोड़ें तो 6 आएगा, और 4 में 2 घटा दें तो 2 आ रहा है। यानी अधिकतम सहनीय सीमा 6 और जो न्यूनतम सहनीय सीमा है वो 2, यानी 6 से ज्यादा मुद्रास्फीति नहीं होनी चाहिए, 6% से ज्यादा, और 2% से कम नहीं होनी चाहिए। और अगर RBI ये मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की जो दर है इस पे मुद्रास्फीति को बनाए रखने में नाकाम होती है किसी वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष आप जानते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का समय वित्तीय वर्ष होता है, तो किसी वित्तीय वर्ष में अगर RBI अपनी जो मुद्रास्फीति IT का जो टारगेट है 4 ± 2, इसमें मुद्रास्फीति दर को बनाए रखने में नाकाम होती है लगातार 3 तिमाही, एक तिमाही में 3 महीने, तो 3 तिमाही 9 महीने, यानी लगातार 9 महीने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में असफल रहती है, ये जो दर बताया गया है 4 यानी 6 और 4 के बीच में बनाए रखने में असफल रहती है, तो RBI को सरकार को लिखित में कारण देना होगा कि वो क्यों असफल रही। साथ ही उसको ये सुझाव भी देने होंगे कि वो आगे क्या करेगी। अपनी सफलता के कारण बस नहीं बताने, आपको बताना भी है कि आगे आपके क्या सुझाव हैं, आगे आपने क्या सोचा है, कैसे आप नियंत्रित करेंगे, आपकी क्या दृष्टि है, ठीक है, इसके बारे में आपको राय देनी भी होगी अपनी। तो यही रीजन है कि जब वर्ष 2022 में जो RBI है, जब वो मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की जो दर है 4 ± 2 में जब मुद्रास्फीति को बनाए रखने में असफल रहा, तो उसको सरकार को लिखित में कारण देना पड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि ये जो 45ZB है ये क्या है? RBI की धारा 45ZB ये मौद्रिक नीति समिति से संबंधित है। मौद्रिक नीति समिति, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की जो गठन है वो वर्ष 2016 में हुआ, ठीक है।
इसमें प्रमुख 6 सदस्य होते हैं, जिसका जो अध्यक्ष होता है वो आरबीआई का गवर्नर होता है। अध्यक्ष सहित 6 सदस्य होते हैं, ठीक है। इसके अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर होते हैं, 3 सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं और 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं। इसके जो प्रमुख कार्य हैं वो क्या है? पहला तो ये क्या करती है कि जो प्रधान ब्याज दर है, बेंचमार्क ब्याज दर जैसे रेपो दर है, इनका निर्धारण करती है। दूसरा, जो मुद्रास्फीति दर होती है, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण जो दर है उसमें बनाए रखने का प्रयास करती है। मुद्रास्फीति जो दर है, इन्फ्लेशन रेट है, उसको मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की जो दर है यानी +-2 उसमें बनाए रखने का प्रयास करती है। वर्तमान में ये जो टारगेट है वो कहां से कहां तक है? 21 से 26 तक, और 21 से 26 से पहले कहां तक था? 16 से 21 तक का टारगेट था, ठीक है। वर्तमान में ये बढ़ाकर 21 से 2026 तक के लिए है, ठीक है। तीसरा क्या करती है ये कि मौद्रिक नीति का जो निर्माण और उसकी समीक्षा करती है। कैसे? हर प्रत्येक 2 महीने में यानी वर्ष में 6 बार करती है। यानी 2016 से पहले तिमाही आधार पर होती थी, यानी वर्ष में 4 बार होती थी। ये ISPT 2017 में पूछा गया था, ठीक है, कि जो मौद्रिक नीति समिति है वो मौद्रिक नीति समिति जो है मुद्रास्फीति की जो गणना करती है वो किस आधार पे करती है, ठीक है। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की जो समीक्षा करती है वो किस आधार पे करती है? तो तिमाही आधार पे पहले करती थी, ठीक है। लेकिन वर्तमान में ये प्रत्येक 2 माह में करती है। किसकी सिफारिश पर? उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर, ठीक है, वर्ष 2016 के बाद से, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि मुद्रास्फीति का जो अर्थव्यवस्था पे प्रभाव क्या है, ठीक है। लेकिन ISPT 2018 में मेंस में पूछा गया था कि मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन कैसे? दर के सापेक्ष, यानी सामान्य मुद्रास्फीति की दर है अगर तो अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति है तो अर्थव्यवस्था पे कैसे प्रभाव पड़ता है, निम्न मुद्रास्फीति की स्थिति है तो अर्थव्यवस्था पे कैसे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। सामान्य मुद्रास्फीति आप जानते हैं भारत के लिए कैसे 4 + -2, ठीक है। उच्च मुद्रास्फीति यानी 6% से अधिक हो, जो हमने फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट जो रखा है, ठीक है। और निम्न मुद्रास्फीति यानी 2% से कम हो, शून्य या नकारात्मक कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो सामान्य मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है कि जो इसकी लिमिट है 4 + -2, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो उपभोक्ता वर्ग है उसके पास जो मार्केट में मुद्रा की आपूर्ति बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है, ठीक है। एक लिमिट है हर चीज की, ठीक है। वस्तु और जो मुद्रा है उसमें संतुलन बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कीमतों में सामान्य वृद्धि होती है, सामान्य वृद्धि होती है, और सामान्य वृद्धि होती है तो उत्पादक वर्ग उत्पादन के लिए क्या होता है? उत्साहित होता है। उपभोक्ता वर्ग खरीदने के लिए उत्साहित है तो उत्पादक वर्ग भी उत्पादन के लिए उत्साहित होगा, ठीक है। और उत्पादन बढ़ता है तो क्या होता है? हम जानते हैं उत्पादन बढ़ा तो रोजगार बढ़ता है, रोजगार बढ़ी तो आय बढ़ती है, हमारी आय बढ़ती है तो हमारी बचत अच्छी बढ़ती है, और अगर हमारी अच्छी आय होती है तो हमारा क्या होता है? हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य पर खर्च करें, यानी हमारा जीवन स्तर बेहतर हो। तो हम देखते हैं कि सामान्य मुद्रास्फीति की स्थिति जब होती है तो हमारा आर्थिक विकास बहुत अच्छे से होता है। तो ये ISPT 2011 में पूछा गया था कि जो आर्थिक विकास है वो किससे संयुग्मित होता है? ये युग्मित होता है। तो आर्थिक विकास किससे युग्मित होता है? सामान्य मुद्रास्फीति की स्थिति में आर्थिक विकास हमारा अच्छा होता है। तो सामान्य मुद्रास्फीति किससे युग्मित है? आर्थिक विकास से, ठीक है। तो आर्थिक विकास में हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति की जो दर है, रोजगार है, वो सारा एक सामान्य स्थिति में चलता रहता है, ठीक है। उच्च मुद्रास्फीति की दर में क्या होता है? यानी मुद्रास्फीति अब 6% से हमारी ऊपर चली जाए, जो हमने इन्फ्लेशन टारगेट रखा है उससे अगर ऊपर चली जाए तो उस स्थिति में क्या होगा कि मुद्रास्फीति दर जब बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी मार्केट में मुद्रा की सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई, आपूर्ति बहुत ज्यादा हो गई, तरलता बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। यानी अब क्या हुआ कि जितनी पैसे हैं रुपए की, उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति में होता क्या है कि जो मुद्रा है उसके मूल्य में कमी हो जाती है। पैसे की कमी नहीं है लेकिन पैसे की कीमत गिर गई है, यानी पहले जो हम ये एक पेंसिल खरीदते थे 2 रुपए में, वो 10 रुपए में खरीदनी पड़ रही है। तो इससे क्या होगा? बात तो वही है, महंगाई आ गई, ठीक है। तो क्या हुआ? उत्पादक वर्ग जो है, सॉरी उपभोक्ता वर्ग जो है वो डिमांड कम कर देता है, कंज्यूमिंग फिर कम कर देता है। अब उसने अगर मांग कम कर दी उपभोक्ता वर्ग, तो उत्पादक वर्ग उत्पादन नहीं करेगा, उसने अपना उत्पादन गिरा दिया। अगर वो उत्पादन गिरा रहा है तो रोजगार कम होगा, रोजगार कम मतलब बेरोजगारी बढ़ी, और उत्पादन कम तो हमारा GDP भी गिरा और समृद्धि दर भी गिरी। इस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था मंदी में चली गई। यानी इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन की स्थिति। क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन। तो कभी पूछा जाए कि स्टैगफ्लेशन क्या है, तो स्टैगफ्लेशन की स्थिति में क्या होता है कि उच्च मुद्रास्फीति हो प्लस मंदी हो प्लस बेरोजगारी हो, तो ये हमारी होती है स्टैगफ्लेशन की स्थिति। और उच्च मुद्रास्फीति सिंपल से एक शब्द में याद रखिएगा, ये तब होती है। उच्च मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि मुद्रा के मूल्य में कमी। तो फिर निम्न मुद्रास्फीति क्या होती है? निम्न मुद्रास्फीति में क्या होता है कि वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में कमी हो जाती है, ठीक है। वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में कैसे कमी? अब जैसे निम्न मुद्रास्फीति की स्थिति है, ठीक है, 2% से कम है, यानी निम्न मुद्रास्फीति मतलब मार्केट में मुद्रा की आपूर्ति कम, तरलता कम, लोगों के पास पैसे कम है, लोग डिमांड नहीं करेंगे, मांग नहीं करेंगे। और आप जानते हैं कि जो उत्पादक वर्ग अगर वो मांग नहीं होगा तो उत्पादन नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी उत्पादक अगर वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है तो अपने आधार मूल्य से तो नीचे नहीं बेचेगा, है ना। अगर ये पेंसिल का उत्पादन करने में मुझे 2 रुपए पड़ रहे हैं, मेरा आधार मूल्य 2 रुपए, मेरा पूरा कारक लागत और मेरा पूरा निवल जो उत्पादन करें उसको सब मिला के 2 रुपए पड़ रहा है, तो मैं इसको 2 रुपए से तो नीचे नहीं बेचूंगा, फिर तो मेरा घाटा हो जाएगा। फिर मेरी मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब? तो उत्पादक वर्ग जो उत्पादक है वो क्यों उत्पादन करेगा? वस्तु और सेवा का, है ना। तो उपभोक्ता क्या हुआ? कम मुद्रास्फीति के कारण क्या हुआ? उसके पास पैसे है नहीं, मार्केट में तरलता है नहीं, तो उसने डिमांड कम कर दी, तो उत्पादक वर्ग ने उत्पादन कम कर दिया। उत्पादन कम हुआ तो रोजगार कम हुआ, रोजगार कम हुआ यानी बेरोजगारी बढ़ी, और उत्पादन कम हो तो GDP भी कम और समृद्धि दर भी कम। इस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था मंदी में चली जाती है। तो हम देखते हैं कि निम्न मुद्रास्फीति या उच्च मुद्रास्फीति दोनों ही अच्छी नहीं होती। कौन सी अच्छी होती है? सामान्य मुद्रास्फीति की स्थिति अच्छी होती है। इससे संबंधित, मुद्रास्फीति से संबंधित अर्थशास्त्री फिलिप्स ने एक फिलिप्स वक्र दिया, जिसको हम बोलते हैं फिलिप्स वक्र। तो अर्थशास्त्री फिलिप्स मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में संबंध बताते हैं। अर्थशास्त्री फिलिप्स ये कहते हैं कि जब मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है तो बेरोजगारी कम होती है, और जब मुद्रास्फीति की दर कम होती है तो बेरोजगारी बढ़ती है। उन्होंने कहा अगर लोगों के पास पैसे बहुत है, मुद्रा मार्केट में तरलता बहुत ज्यादा है, ठीक है, तरलता है तो लोग क्या करेंगे? डिमांड करेंगे। डिमांड करेंगे तो उत्पादक वर्ग उत्पादन के लिए उत्साहित होगा, वो उत्पादन को बढ़ाएगा, और अगर वो उत्पादन को बढ़ाएगा तो क्या करेगा?
रोजगार आएगा, लोगों को रोजगार के लिए भर्ती करेगा, ठीक है, तो बेरोजगारी कम हो रही है। तो फिलिप्स यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुद्रास्फीति की दर अगर बढ़ती है तो बेरोजगारी कम होती है, और अगर मुद्रास्फीति कम होती है, मुद्रास्फीति की दर कम होती है तो बेरोजगारी बढ़ती है। लेकिन स्टैगफ्लेशन जो है, हमने बताया था उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति में जो स्टैगफ्लेशन की जो पोजीशन है वो फिलिप्स वक्र का अपवाद है। यानी फिलिप्स वक्र सामान्य मुद्रास्फीति की स्थिति में बात कर रहे हैं, जो फिलिप्स हैं वो सामान्य मुद्रास्फीति की स्थिति में बात कर रहे हैं। फिलिप्स वक्र ने कैसे देखो बताया, हाँ आपको दिखाती है, देखिए अर्थशास्त्री फिलिप्स में देखिए, ये फिलिप्स वक्र है, यानी एक वाई एक्सिस है हमारी और हमारी ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बेरोजगारी दर मेंशन किया और यहाँ पे हमने मुद्रास्फीति। तो उन्होंने कहा कि देखिए अगर ये देखिए यहाँ पे मुद्रास्फीति हमारी अगर कम है तो हमारी बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब बेरोजगारी देखिए कम कैसे हो रही है, यानी मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे 2 से 4 हो गई तो बेरोजगारी देखिए हमारी यहाँ कम हो गई 6, यहाँ देखिए 6 हो गई तो देखिए बेरोजगारी यहाँ आ गई 4 में, मुद्रास्फीति यहाँ आ गई तो बेरोजगारी इतनी कम हो गई। इस प्रकार इन्होंने जो वक्र बनाया इसको बोलते हैं फिलिप्स वक्र, ठीक है। यानी मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर में जो एक वक्र बना उसको बोलते हैं फिलिप्स वक्र। उन्होंने बताया कि मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, यानी मुद्रास्फीति दर में कमी आती है तो बेरोजगारी बढ़ती है, और अगर मुद्रास्फीति दर में वृद्धि होती है तो बेरोजगारी कम होती है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं फिलिप्स वक्र। तो हम जानते हैं कि विभिन्न वर्गों पर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है। ये आईएसपीटी 2015 में पूछा गया, ठीक है, कि विभिन्न वर्गों पर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए एक वर्ग है, एक तरफ हम वर्ग रखते हैं, और उच्च मुद्रास्फीति का प्रभाव, उच्च मुद्रास्फीति का प्रभाव, ठीक है। तो उत्पादक वर्ग, उत्पादक वर्ग क्या प्रभाव पड़ेगा, भाई लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं, लोग खर्च करने के लिए तैयार हैं, तो उत्पादक वर्ग के लिए तो सकारात्मक प्रभाव है ना, तो उत्पादक वर्ग पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूसरा उपभोक्ता वर्ग, आप जानते हैं लोगों के पास पैसे बहुत हैं, ठीक है। अब वो जो चीज पहले 2 रुपए में खरीद लेते थे अब उसको 10 रुपए खरीदना पड़ रहा है, 10 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो उसके लिए तो महंगाई है ना, यानी उनके पैसे बहुत है तो वो तो ठीक है, लेकिन उनके जो मुद्रा है उसके मूल्य में कमी आ गई, तो उनके ऊपर कौन सा प्रभाव पड़ रहा है, नकारात्मक प्रभाव। व्यापारी वर्ग, उस पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। जो बचत दर है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बचत कम होगी, नकारात्मक प्रभाव। भाई मुद्रा के मूल्य में कमी हो गई, अब थोड़ी चीज खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे देने पड़े तो हमारी बचत कम हुई ना, उस पर नकारात्मक हमारा प्रभाव पड़ रहा है। अगर निश्चित वेतन भोगी है कोई, ठीक है, या आय जो पेंशन वाले हैं उन पे कैसा प्रभाव पड़ता है, निश्चित वेतन है या पेंशन भोगी उन पे भी हमारा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हमारे आयात और निर्यात पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखो आयात जब उच्च मुद्रास्फीति होती है ना तो हमारा आयात बढ़ जाता है, भाई लोगों के पास बहुत सारा पैसा, लोग खरीदना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हमारा आयात बढ़ जाएगा, हम मंगाएंगे चीजों को, ठीक है। और निर्यात हमारा कम हो जाएगा। निर्यात कम क्यों होगा, देखो जब उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति होती है तो क्या होता है, लोगों को थोड़ी चीज खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो कोई क्यों हमारी ये जो 2 रुपए की पेंसिल जो पहले लोग 2 रुपए में खरीदता था, कोई बाहरी व्यक्ति वो क्यों हमें 10 रुपए देके हमारी पेंसिल खरीदेगा, है ना। तो हमारा निर्यात कम हो जाता है उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति में और आयात हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। परिवर्तनशील आय वाले जो है उन पे भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अच्छा, सरकारी खर्च में वृद्धि होती है। अच्छा, ऋणी, ऋणदाता, देनदार, लेनदार, बॉन्ड धारक के डिबेंचर पे क्या प्रभाव पड़ता है। इन 5 कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक सिंपल सी बात समझिए, आप तुरंत आंसर दे देंगे, ठीक है। जैसे 2 लोग हैं, मैं हूं और एक आप हैं, ठीक है। मैं आपको ऋण दे रही हूं, मैं सपोज आपको मुझसे कर्ज लेना, ठीक है। आप आए मेरे पास और मैंने आपको 10 रुपए ऋण दिए, ठीक है। तो मैं कौन हुई, मैं ऋणदाता हुई, ठीक है, लेंडर हुई। और आपने मुझसे ऋण लिया, आप क्या हुए, आप ऋणी हुए, बोरोवर हुए। तो आपने ऋण लिया तो आप मुझे मेरे ऋण के बदले में मुझे ब्याज चुकाएंगे, है ना। तो आप देनदार हुए, ब्याज के देनदार, डेटर हुए, और मैं उस ब्याज को लूंगी, यानी मैं लेनदार हुई, मैं क्रेडिटर हुई, ठीक है। अब हमारे भी जो समझौता हुआ कि भाई आप इस समय सीमा में आप मुझे मेरे पैसे ब्याज सहित वापस करेंगे, तो वो जो समझौता है वो हमारा क्या है, बॉन्ड, उसी को बॉन्ड बोलते हैं, एक प्रकार का समझौता होता है, बॉन्ड डिबेंचर, ठीक है। तो वो बॉन्ड और डिबेंचर धारक कौन है, मैं हूं। भाई साइन करके समझौता करके मैं कागज आपको थोड़ी ना दे दूंगी कि आप भी भग जाओ और कागज भी ले जाओ, सबूत तो मेरे पास होगा ना। तो मैं कौन हूं, बॉन्ड धारक, डिबेंचर धारक, ठीक है। अब जब आपने मुझसे पैसे लिए तब सामान्य मुद्रास्फीति की स्थिति थी, ठीक है। अब उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति है, ठीक है। यानी जो 10 रुपए आपने मुझे तब दिए थे, जब आपने मुझसे 10 रुपए लिए थे, तब उस 10 रुपए में सपोज 5 किलो टमाटर आता था। अब उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति आई और अब उस 10 रुपए में 1 किलो टमाटर आ रहा है। अब आप मुझे मेरे पैसे वापस कर रहे हैं, तो जो पैसे आप मुझे वापस करेंगे एक्चुअली उनकी कीमत कितनी हो गई, 10 रुपए से बहुत कम हो गई, 5 रुपए के बराबर हो गई। तो क्या मैं ये दावा करूंगी नहीं 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 उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति है, तुम मुझे और पैसे दो, नहीं, हमारे बीच समझौता हुआ था। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो देनदार है, सॉरी जो ऋणदाता है, जो लेंडर है, उसको तो नुकसान हुआ, मुझे तो नुकसान हुआ, मैंने आपको कर्ज दिया, है ना। तो अब आप बता देंगे कि जो ऋणी है, आपने जो कर्ज लिया था, तो उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति आएगी तो क्या होगा, आपको फायदा होगा, और जो ऋणदाता है उसको क्या होगा, नुकसान होगा। वैसे ही देनदार यानी आप जो ब्याज चुका रहे हैं, आपको क्या होगा, फायदा होगा, आप पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और मुझ पे क्रेडिटर, उस पे कितना प्रभाव, कैसा प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक, यानी बॉन्ड या डिबेंचर धारक भी मैं ही हूं, तो मुझ पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि विभिन्न वर्ग हैं उन पे मुद्रास्फीति यानी उच्च मुद्रास्फीति का कैसे प्रभाव पड़ता है। आईएएस मेंस 2018 में जो प्रश्न था वो 19 में जो प्रश्न था वो ये पूछा गया था, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की स्थायी समृद्धि तथा निम्न मुद्रास्फीति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है। अपने तर्कों के संदर्भ में कारण दीजिए। हमने बताया था कि उच्च मुद्रास्फीति हो या निम्न मुद्रास्फीति वो अच्छी नहीं होती, तो आप कहां कैसे लिखेंगे कि समृद्धि दर का बढ़ना अच्छी बात होती है, लेकिन आप साथ में लिखेंगे कि सामान्य मुद्रास्फीति दर ही अच्छी होती है, ठीक है। तो इस तरह आप अपने उत्तर को एक्सप्लेन करेंगे, लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। एक चीज कि मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है, जो भारत की जो वस्तुएं होती हैं वो वैश्विक बाजार में गैर प्रतिस्पर्धी होती है, यानी महंगी हो जाती है।
अब ये कैसे होता है? तो ऐसा क्यों बोला जाता है कि मुद्रास्फीति की जो स्थिति होती है, तो मुद्रास्फीति में जो हमारा निर्यात होता है वो कम हो जाता है, जबकि मूल्यह्रास में या अवमूल्यन में हमारा जो निर्यात होता है वो बढ़ जाता है। देखो, मूल्यह्रास और मुद्रास्फीति दोनों की स्थिति में रुपए के मूल्य में कमी होती है, लेकिन मूल्यह्रास में क्या होता है कि रुपए या मुद्रा के मूल्य में जो कमी होती है वो डॉलर के मुकाबले होती है। मूल्यह्रास में मुद्रा के मूल्य में कमी डॉलर के मुकाबले होती है, जबकि मुद्रास्फीति में वस्तु और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होने के कारण रुपए के मूल्य में मुद्रा के मूल्य में कमी होती है। ये मुद्रास्फीति होती है। समझ गए आप? मूल्यह्रास में मुद्रा के मूल्य में जो कमी होती है वो डॉलर के मुकाबले होती है, और मुद्रास्फीति में वस्तु और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होने से मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। और हम जानते हैं कि विश्व में लगभग 85% जो व्यापार होता है वो किससे होता है? डॉलर में होता है। जैसे एक ग्लोबल लैंग्वेज है, वैसे ही डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है, ठीक है? जैसे ग्लोबल लैंग्वेज में इंग्लिश आती है, ठीक है? तो मूल्यह्रास की स्थिति में हमारा निर्यात सस्ता पड़ता है, यानी हमारा निर्यात बढ़ जाता है। मुद्रास्फीति की स्थिति में निर्यात ज्यादा नहीं होता, ठीक है? निर्यात कम होता है। कैसे? देखिए, तो अब एग्जांपल से समझिए। ये पेंसिल है, इसे हमें क्या करना है? मार्केट में सप्लाई करना। हम इसको अमेरिका में बेचने गए, ठीक है? हमने पेंसिल बेची और हमें इस पेंसिल के बदले $1 मिला, ठीक है? अब हम उस डॉलर को गए और हमने अपनी करेंसी में उसको चेंज कराया और हमने $1 के बदले 80 रुपए प्राप्त किए, ठीक है? अब हमारे रुपए का मूल्यह्रास हो गया, यानी $1 बराबर अब 87 रुपए हो गया, ठीक है? अब हमने ये पेंसिल बेची आपको, ठीक है? हमने पेंसिल आपको बेची, आपने पेंसिल खरीदी, अमेरिका ने पेंसिल खरीदी, अब हमें $1 फिर मिला। अब हम मार्केट में गए और हम उस डॉलर को अपने रुपए में लेने गए, तो अब हमें $1 देके हमें कितने रुपए मिल रहे हैं? 87 रुपए। तो क्या हुआ? हमें फायदा हुआ, यानी हमारा निर्यात सस्ता पड़ रहा है, ठीक है? अब उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति में देखिए, मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है? ये जो पेंसिल है, ठीक है, अब ये निर्यात कम क्यों होगा? ये पेंसिल पहले हमें $1 में अमेरिका खरीदता था, ठीक है? अब मुद्रास्फीति की स्थिति है, यानी उच्च मुद्रास्फीति है, यानी देश में ही इस पेंसिल को खरीदने के लिए जो पहले हम $2 देते थे, अब हम $10 दे रहे हैं, ठीक है? अब हम इसको अमेरिका में बेचेंगे तो हम इसको और महंगा बेचेंगे, है ना? तो अमेरिका जो ये पेंसिल $1 में खरीदता था, अब वो क्यों $2 में से खरीदेगा? बताइए क्यों खरीदेगा? यानी हम अगर इसको बेचेंगे, निर्यात करेंगे, तो इसको महंगा निर्यात करेंगे ना, क्योंकि हमारे देश में उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति है, देश में इसका मूल्य इतना हाई है, तो हम इसको और महंगा बेचेंगे, है ना, उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति में। तो अमेरिका को भी इस पेंसिल को खरीदने के लिए जो कभी $1 खर्च करता था, अब उसको $2 देने पड़ेंगे, तो क्यों खरीदेगा? यानी हमारी जो वस्तुएं हैं वो वैश्विक बाजार में अब महंगी हो जाएंगी, गैर प्रतिस्पर्धी हो जाएंगी। यही कारण है कि हम देखते हैं कि जो उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति होती है तो हमारा निर्यात कम हो जाता है और मूल्यह्रास में निर्यात बढ़ जाता है, ठीक है? क्योंकि मूल्यह्रास, आपके रुपए का मूल्य कम हो गया, ठीक है? तो अमेरिका ने क्या किया? पहले वो $1 जब आपको देता था, ठीक है, $1 उसका आपके 80 रुपए के हमारे बराबर था, अब उसका $1 मूल्यह्रास की स्थिति में 87 रुपए के बराबर है, ठीक है? लेकिन उसको तो उतने में ही पड़ रहा है ना, उसको तो $1 में ही पड़ रहा है ना, तो उससे निर्यात हमारा बढ़ जाता है, हम निर्यात को बढ़ाते हैं, ठीक है? उससे हम उसके निर्यात में, उसके आयात में बहुत विशेष इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मुद्रास्फीति की स्थिति में उसको महंगा पड़ रहा है, जो हमारा आयातक देश है उसको महंगा पड़ रहा है, ठीक है? तो इसीलिए हमारा निर्यात क्या होता है? कम हो जाता है, ठीक है? हम आयात की दृष्टि से देखते हैं तो रुपए का अवमूल्यन या मूल्यह्रास होता है तो हमारा आयात महंगा पड़ जाता है, यानी पहले हम $1 अगर खरीदते थे तो 80 रुपए देते थे, अब हम $1 अगर खरीद रहे हैं तो हमें 87 रुपए देना पड़ रहा है, तो हमारा आयात महंगा पड़ रहा है ना? तो मूल्यह्रास या अवमूल्यन की स्थिति में आयात हमारा महंगा पड़ जाता है, लेकिन मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है? हमारा आयात सस्ता पड़ जाता है, यानी हमारे पास पैसे बहुत ज्यादा, हम चाहें तो बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, ठीक है? तो मुद्रास्फीति की स्थिति में आयात सस्ता पड़ता है लेकिन निर्यात महंगा पड़ता है, यानी निर्यात हमारा कम हो जाता है, निर्यात महंगा नहीं, निर्यात हमारा कम हो जाता है, आयात हमारा बढ़ जाता है। और मूल्यह्रास की स्थिति में क्या होता है? हमारा आयात हमारा महंगा पड़ता है और निर्यात हमारा सही पड़ता है, निर्यात हमारा बढ़ जाता है, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज करना, आराम से सुनना, आराम से समझना, एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना ताकि नेक्स्ट कंटेंट भी आपको समझ में आए। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मुद्रास्फीति के प्रकार क्या है, मुद्रास्फीति संलग्न बॉन्ड क्या है, IIB क्या है, और ऐसे ही अपनी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।